बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 201 का करेंगे लेक्चर नंबर 35। आज हम लोग लैंग्वेज का एक रिव्यू लेंगे। आप लोगों ने कोई भी बात करनी हो उनमें किन किन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का जो हमारा जो बेसिकली जो लेक्चर है ना वो होगा हमारा पैराग्राफ से रिलेटेड। इससे जो अगला लेक्चर होगा ना वो हमारा होगा सेंटेंसेस से रिलेटेड। सेंटेंसेस की जो डिफरेंट उसमें जो एरर्स हम लोग कर देते हैं सेंटेंस लिखने में, और इसके अलावा जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी आप लोग बात कर रहे हैं ना, उसमें आप लोगों के पैराग्राफ के अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के पूरा पैराग्राफ एक चीज के बारे में ही बात करता हुआ नजर आए, एक ही टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, और सारे के सारे जो सेंटेंस उनका आपस में एक ताल्लुक नजर आना चाहिए। ठीक है, ये जो यहाँ पे उन्होंने कहानी लिखी हुई है ना, ये कहानी आप लोगों के पेपर में नहीं आनी। जस्ट चीज क्या है, कोई भी जो कंसेप्ट है ना वो कंसेप्ट आप लोगों ने सिर्फ समझना है। कहानियां मैं आप लोगों को छुड़वा दूंगी जो आप लोगों के पेपर में नहीं आती। अच्छा, इसको आप लोग छोड़ दें। अच्छा, आप लोगों का क्या है, पैराग्राफ के अंदर एक तो यूनिटी होनी चाहिए, दूसरा आप लोगों के पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस का क्या मतलब होता है कि आप लोगों का पूरा जो पैराग्राफ है वो एक फ्लो करता हुआ नजर आए। कोई बंदा पढ़े आपका लिखा हुआ पैराग्राफ तो उसको यूं लगे कि आप लोगों ने फ्लो में एक बात की है, एक फ्लो के अंदर आप लोगों ने अपनी बात को कंप्लीट किया है। उसके बाद आप लोगों के पैराग्राफ के अंदर ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आप लोगों के लिंकिंग प्रोनाउंस अच्छे होने चाहिए, यानी कि अगर आप लोगों ने पहले किसी लड़के का नाम लिया ना, उसके बाद आप लोगों ने हिज ही लगाना है, हर नहीं लगाना। तो आप लोगों के लिंकिंग प्रोनाउंस का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। जो आप लोगों के की वर्ड्स होते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उसको आप लोगों ने रिपीट करना होता है, उसकी रिपीटिशन आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि पैराग्राफ को जब आप लोगों ने डेवलप करना होता है तो उस पे आप लोगों ने किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो आप लोगों ने कैसे डेवलप करना होता है। जब भी आप लोग टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं ना, और साथ में आप लोग उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं, तो आप लोगों ने ये देखना होता है कि आप सोच किस अंदाज में रहे हैं, यानी कि आप किस स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों ने किस स्ट्रक्चर के तहत लिखना है। यानी कि कुछ लोग होते हैं वो कैसे लिखते हैं कि सारे के सारे इवेंट्स की एक सीरीज बयान कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को फिजिकली डिस्क्राइब करते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन का ये मतलब होता है कि आप लोग चीज़ों को ऐसे लिख रहे हैं कि अगले बंदे की माइंड में पिक्चर बनती चली जा रही है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नज़र आती है, इस चीज़ के ये हिस्से हैं, ये हिस्सा इस हिस्से के ऊपर है, ऐसे जुड़े हुए ये सारी चीज़ें। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो टॉपिक का एनालिसिस करते हैं। तो आप लोगों ने टॉपिक सेंटेंस लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखने होते हैं ना, उसमें आप लोगों ने इन बातों का ख्याल रखना है कि आप लोग किस स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखना चाह रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पलिफिकेशंस। आप लोग पैराग्राफ्स के अंदर एग्जाम्पलिफिकेशंस यानी कि एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें, मिसालों का इस्तेमाल करें अपने टॉपिक स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए। उसके बाद नरेशन का आप लोग इस्तेमाल करें। नरेशन का क्या होती है, नरेशन को आप लोग इस्तेमाल करके ना इवेंट्स की एक सीरीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने पढ़ने वाले को बता सकते हैं कि क्या हुआ। नरेशन में क्या होता है कि आप लोग क्रोनोलॉजिकल पैटर्न के तहत बात करते हैं, यूं जैसे आप कोई कहानी सुना रहे होते हैं ना, पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये होती है नरेशन। ठीक है, किसी चीज को बयान करना, नरेट करना, ये वाला जो पैटर्न होता है ना, ये जो टाइम लाइन होती है, इसको समझना हमेशा सबसे ज्यादा आसान होता है। उसके बाद प्रोसेस का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पैराग्राफ्स के अंदर। इसके थ्रू आप लोग पैराग्राफ्स में एक सीक्वेंस डेवलप कर सकते हैं कि कोई काम कैसे हुआ, कोई काम कैसे काम करती है। इसमें आप लोग क्या करते हैं कि टिपिकली जो एक कोई भी जो फिजिकल फिनोमेना होता है ना, उसकी जो एक सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट होती है, उसको आप लोग बोलते हैं प्रोसेस वर्ब्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म, जैसे टू, फाइंड, सैम्पल, सम्स, प्रोवाइड्स, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस वर्ब्स बोलते हैं। यानी कि प्रोसेस का क्या होता है, प्रोसेस कैसे हुआ, कोई प्रोसेस कैसे होते हैं, उसमें
सीक्वेंसेस होती है ना, तो वही आप लोगों ने इसमें सीक्वेंशियली आप लोगों ने बात करनी होती है। तो प्रोसेस वर्ब्स कौन-कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन। आप लोग डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें ताकि जो आप लोगों का पढ़ने वाला है बंदा, ये उसको आप लोग जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसकी एक फिजिकल पिक्चर उसको समझ में आ जाए, उसका एक फंक्शनल व्यू उसको समझ में आ जाए। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, आप लोग चीज़ों की शेप के बारे में बताते हैं, चीज़ किस चीज़ से बनी, कौन से मटेरियल से बनी उसके बारे में आप लोग बताते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई थी, किस चीज़ का क्या काम था। जैसे एक कमरा है ना, आप कमरे के बताएंगे उसके बारे में। डोर था, लेफ्ट साइड पे ये चीज़ पड़ी हुई थी, राइट साइड पे ये थी, सामने ये थी। तो ये क्या होता है कि अगले बंदे के हमारे पिक्चर बनती चली जा रही होती है। तो ये क्या होती है, डिस्क्रिप्शन। एनालॉजी। एनालॉजी का क्या मतलब होता है, किसी एक चीज को दूसरी चीज के टर्म्स में बयान करना, इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉजी। जैसे हम लोग कहते हैं कि इंटरनेट जो है ना, उसको हम लोग हाईवे सिस्टम के साथ रेफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लोग एनालॉजीज को समझा देते हैं, आप लोग इस तरह से जो है ना आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे बैक्टीरिया अटैक करते हैं ना, बैक्टीरिया अटैक को आप लोग आर्मी अटैक के साथ थोड़ी सी रिलेट करके इस तरह से आप लोग कहानी करके बता देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉजी, ठीक है। यानी कि यू डिस्क्राइब अ थिंग इन टर्म्स ऑफ अनदर। उसके बाद आगे है काज एंड अफेक्ट। पैराग्राफ्स में आप लोग काज एंड अफेक्ट तब बयान करते हैं, तब आप लोग उसका इस्तेमाल करते हैं जब एक सिचुएशन किसी दूसरे इवेंट के बाद हुई हो, या कोई एक सिचुएशन दूसरे सिचुएशन की वजह से हुई हो, ठीक है। पैराग्राफ को डेवलप करने का ये एक एनालिटिकल मोड होता है। ये आप लोगों का एमसीक्यूज बोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ को डेवलप करने का एनालिटिकल मोड कौन सा होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है। इसमें आप लोग ये बताते हैं कि कोई चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे इन्फ्लुएंस हुई, किस चीज़ ने कैसे दूसरी, यानी कि कॉसेशन का, वजूहात का जो लिंक होता है ना, उसको आप लोग बयान करते हैं। अगली चीज़ जो पैराग्राफ लिखते हुए आप लोगों ने करनी होती है, दैट इज़ अ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट आप लोग तब बताते हैं जब मुख्तलिफ चीज़ों, प्रोसेसेस और हालतों के दरमियान सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को आप लोगों ने बताना होता है। सिमिलरिटीज आप पे अगर आप लोगों ने जोर देना है तो आप लोग कंपैरिजन का इस्तेमाल करेंगे, और कंट्रास्ट का क्या मतलब होता है कि दो चीज़ों के दरमियान आप लोग डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे। उसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन। आप लोग क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन का इस्तेमाल भी करते हैं पैराग्राफ लिखते हुए। क्यों करते हैं, ताकि आप लोग किसी भी चीज़ को उसके बड़े हिस्सों के साथ आप लोग रिलेट करके बता सकें। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि एक तरह से दिखने वाली या एक तरह की जो चीज़ें होती हैं और जो प्रोसेसेस होते हैं, उसको आप लोग एक ही क्लास के अंदर ग्रुप बना देते हैं उसका, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर। और डिवीजन क्या होती है कि आप लोग किसी एक चीज़ को बयान करने के लिए आप लोग उसके छोटे छोटे हिस्सों को बयान करेंगे, आप लोग उसको स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन, ठीक है। उसके बाद है डेफिनेशन। पैराग्राफ्स के अंदर आप लोगों डेफिनेशंस भी बतानी होती हैं, यानी कि आप लोग कोई ऐसे टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि लोगों को पहले से नहीं पता या वो अमूमन इस्तेमाल नहीं होते, तो उसका क्या मीनिंग है, क्या स्कोप है, ये आप लोग उसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने का ये भी होता है कि कोई भी जो टर्म आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका क्या स्कोप है, आप लोग उस अगला बंदा उसको किन मानों में ले सकता है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी आप लोग डिफाइनिंग को इस्तेमाल करते हैं, कि बहुत इफेक्टिव वे होता है। उसके बाद है एनालिसिस। एनालिसिस में आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी जो चीज़ है ना, उसके तमाम एस्पेक्ट्स में से कोई ना कोई एक एस्पेक्ट को आप लोग उठा के उसको अच्छे तरीके से आप लोग उसकी इवेल्युएट करते हैं, उसकी आप लोग जांच पड़ताल करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप लोग एनालिसिस मिलता जुलता होता है पैराग्राफ को डेवलप करने की, जो हम लोग दूसरी फॉर्म्स पढ़े ना, एग्जाम्प्लिफिकेशन, कंट्रास्ट, डिवीजन, क्लासिफिकेशन वगैरह सब कुछ उससे मिलता जुलता होता है। स्पेशली क्लासिफिकेशन और डिवीजन के साथ सबसे ज़्यादा मिलता जुलता होता है ये एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस में हम लोग यही बताते हैं बेसिकली कि कैसे कोई चीज़ काम करती है। अच्छा, उसके बाद है इन्यूमरेशन। ये भी आप लोग पैराग्राफ्स में इस्तेमाल करते हैं। इन्यूमरेशन का क्या मतलब होता है, चीज़ों की नंबरिंग दे देना। आप लोगों ने
जो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स हैं, जो सीरीज़ है, जो भी चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, उनको आप लोग नंबर्स दे देते हैं इस तरह से। जैसे ऑब्ज़र्व आपने किया, मुख्तलिफ़ किस्म की सीरीज़ को आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, मुख्तलिफ़ चीज़ों को आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, तो वन बाय वन चीज़ को बताते जाएँगे, तो साथ में आप लोग उसको इन्यूमरेट करेंगे। आप लोग उसको बुलेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, आप लोग उसको नंबर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, आप लोग उसको एबीसी के थ्रू भी कर सकते हैं। और हर एलिमेंट के ऊपर आप लोग एम्फेसाइज़ जब आप लोगों ने करना हो, तो आप लोग ये इन्यूमरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ईज़ी सा था आप लोगों को ये वाला लेक्चर। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, और वो जो हमारा अगला जो लेक्चर है ना, दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर। उसमें आप लोगों के इतने एमसीक्यूज़ आते हैं, इतने एमसीक्यूज़ आते हैं, और ये जो अगले जो लेक्चर्स हैं ना, सिर्फ यही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये रिपीट होते हैं। जैसे एमसीएम 301 है, आपकी ईएनजी 101 है, आप लोगों की ईएनजी 301 है। इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो सब में ये वाले जो आगे जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे यूज़ होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाज़मी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।